चलिए फिर शो की शुरुआत करेंगे और आज का प्राइस एक्शन काफी शानदार है। अगर आप देखें आज मार्केट ने सुबह पहले थोड़ी रेजिलेंस दिखाई, फिर वो डिप आई 9:30 बजे, पौने 10 बजे तक करीब, जहां हम डे लो तक गए, 25,877 तक गए, जो आज हमारा बाय जोन भी था वैसे। शायद 25,850 से 25,900 का बाय जोन था हमारा, वहां तक गए और वहां से फिर मार्केट ने शानदार रिकवरी दिखाई। और छोटी ग्लोबल करेक्शन से अब शायद मार्केट ना डरे, ये एक आज मार्केट का वर्डिक्ट है। बैंक निफ्टी ने फिर नया ऑल टाइम हाई लगाया, फिर से बैंक निफ्टी ने आज रिकवरी को लीड किया। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जो एक सेक्टोरल, जो एक लीडरशिप पॉकेट है, जो लीडरशिप इंडेक्स है, जब वो मार्केट की रिकवरी को लीड करे तो अपने आप एक कंफर्ट फैक्टर एक रिकवरी में ज्यादा आता है और उस वजह से आपको थोड़ी सी खुशी भी रहती होगी। हाँ, आज की इस पूरी रिकवरी में अगर एक चीज मैं कहूंगा कि जो थोड़ी मुझे कम पसंद आई, जिससे लग रहा है कि थोड़ा रिस्क अभी भी रहेगा, वो है मार्केट ब्रेथ और मिड कैप इंडेक्स। मिड कैप ने आज रिकवरी नहीं दिखाई, मतलब उतनी रिकवरी नहीं दिखाई जितनी लार्ज कैप्स ने दिखाई। एडवांस डिक्लाइन में अगर आप देखें तो आज पूरे दिन गिरने वाले शेयर्स के फेवर में रहा है। तो ये थोड़ा सा एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन लेट्स वेट एंड वॉच आखिरी के 1.5 घंटे में हमारे लिए मार्केट क्या करके देगा। बिल्कुल, आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहता है उस पे नजरें रहेंगी। लेकिन जैसा कि आप बता रहे थे, मार्केट का प्राइस एक्शन काफी अच्छा, जो आपने सुबह सुझाया था कि बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी रहेगी मार्केट में, वही होती हुई नजर आई। निफ्टी के लेवल सटीक मिले, बैंक निफ्टी ने लीड किया। ब्रेथ हालांकि खराब है मिड कैप की वजह से। लेकिन अब बड़ा सवाल ये कि जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट्स गिरे हैं, क्या ये एक चिंता का विषय है? इसलिए हमारे मार्केट ने, जैसे कल हमने मंडे की रैली देखी थी, शायद इसलिए आज वैसी परफॉर्मेंस नहीं दिखी, या फिर एक्सपायरी का दिन है इसलिए वो भी एक बड़ा फैक्टर है। और क्या अगर ग्लोबल मार्केट्स में इसी तरह की गिरावट आएगी तो वो चिंता की विषय होगी? और ऐसे मूड माहौल में कैसा लग रहा है अभी आपको मार्केट का टेक्सचर? क्या करना चाहिए? लेवल्स क्या होंगे? देखिए, मार्केट का आज रिस्पॉन्स बहुत सधा हुआ है। मार्केट को एक चीज समझ में आ गई है कि अभी जो यूएस मार्केट में शायद एक थोड़ी सी रीजनेबल करेक्शन आ रही है, उसके बावजूद मार्केट ज्यादा नहीं गिरा। लेकिन मार्केट ने आपको ये मैसेज भी दिया है कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम ताबड़तोड़ भाग जाएंगे, ग्लोबल मार्केट में कुछ भी हो जाए। एक नजर आपको ग्लोबल के ऊपर रखनी होगी। जी। और अगर आपको देखना होगा, अगर यहाँ से यूएस मार्केट अगर 10% गिरेगा तो फिर आप गिरेंगे, फिर उसमें कोई डाउट नहीं है कि फिर आपकी मार्केट भी गिरेगी। लेकिन अगर ये सिर्फ 1-2 दिन की करेक्शन है और अगर बहुत ज्यादा कोई मार्केट ना गिरे तो कोई टेंशन नहीं है। मेन मार्केट का वर्डिक्ट ये है, और उसके लिए निफ्टी का लेवल जो होगा, जो आज सुबह में बात कर रहे थे, 25,700-750, बस उसके नीचे नहीं जाना चाहिए अभी के लिए मार्केट का टेक्सचर। लेकिन बाय ऑन डिप्स है। आज जो सुबह हमारी बात हुई थी कि एक बार के लिए तो हम लीप ऑफ फेथ में बाय ट्रेड की बात करेंगे, कि एक बार के लिए तो आप डिप पे बाइंग करिए और हो सकता है कि मार्केट उसे रिस्पेक्ट करे, और खासतौर से बैंक निफ्टी उसको रिस्पेक्ट करे। तो ये तो आई थिंक एक लॉजिकल था। अभी भी मार्केट का जो टेक्सचर है ना श्रेया, वो एक बाय ऑन डिप्स का ही है। निफ्टी पर हमारी अप्रोच क्या है? निफ्टी पर अप्रोच रहेगी हमारी कि अभी के लिए आप लॉन्ग रहें, और 25,800 और 25,900 का जो जोन है, जहां आज भी सुबह बात हुई थी, उस जोन में आप अपनी पोजीशंस को जोड़ें। और लॉन्ग सौदों में करीब करीब 25,750, ये एक स्ट्रिक्ट और टाइट स्टॉप लॉस लगाएं। जहां तक निफ्टी बैंक की बात है, निफ्टी बैंक में आप लॉन्ग रहें और हर गिरावट में ऐड करें। और एक लॉन्ग सौदे में शेयर 58,700 का एक आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना होगा। लेकिन जो हम सुबह बात कर रहे थे ना, मेन चर्चा यही है कि आपको एक बार तो एटलीस्ट मार्केट बाय ऑन डिप्स का ट्रेड देगा, और इसलिए एक बार तो आप उसको रिस्पेक्ट करिए, उस ट्रेंड को रिस्पेक्ट करिए। और वही जो है ना, इस एक्चुअली वही लॉजिकल ट्रेड भी है, फ्रैंकली स्पीकिंग। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा व्यू था। आई थिंक अगर किसी से भी आपने लॉजिकल व्यू पूछा होता आज सुबह इस गैप डाउन में क्या करना है, तो लॉजिकल व्यू वही रहा बाय होता। ऑन डिप्स। बिल्कुल। मैं तो एक व्यू ले रहा हूँ कि डरना मत है। मतलब पूरे टाइम यूएस मार्केट में इतनी बड़ी रैली हुई, मैसिव रैली हुई, उसमें हमने एक धेले का पार्टिसिपेशन नहीं किया, तो उनके गिरने से हम क्यों गिरे? अगर आप 25,400 25,500 से लेके बैठे हैं तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक हम 25,750 25,800, ये मेरे लिए लक्ष्मण रेखा है, तब तक कोई डर नहीं। ट्रेंड को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और ट्रेंड है बाय ऑन डिप्स का, तो आज उस पर जा रहे हैं। पहला सपोर्ट है 25,900 से 25,950 का, बाय करिए 25,900 से 25,950 के बीच में, और ऐड करिए 25,850 से 25,900। मेरी फीलिंग ये है कि मार्केट फिर वहां से शायद आपको रिवर्सल दिखाए, 10:30 11 बजे के बाद से पॉसिबिलिटी रहेगी उसकी। निफ्टी बैंक ने हमारा पहला बड़ा लक्ष्य जो था 59,000 का, वो अचीव किया, जो हमने 58,000 पे एक टारगेट लिया था। अब नेक्स्ट बिग टारगेट 59,500 और 60,000 के हैं।
एंट्री का बेस्ट जोन रहेगा 58,500 से 58,700। यहाँ पर भी मैं आज एक लीप ऑफ फेथ के साथ जा रहा हूँ, क्योंकि इंडेक्स कितना स्ट्रांग है और हर किसी ने ये रैली मिस की है, बहुतों ने मिस की है, तो लोअर लेवल पे बाइंग आनी चाहिए। चलिए एक काम करते हैं, अब वीरू के पास चलते हैं और जानते हैं आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कैसा रहा। वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक में अनुज मैं विद स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर्स चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, बट रिलायंस पे रखना चाहूंगा पहला फोकस अनुज। रिलायंस आज एक इंडेक्स के कंट्रीब्यूटर और आई थिंक स्ट्रेंथ प्रोवाइडर के लिहाज से क्रिटिकल है। इस स्टॉक ने 16 अक्टूबर से लेकर आज 18 नवंबर हो गई अब तक नॉट अ सिंगल सेशन 10 डेमा वायलेट किया। आज भी शुरुआती दौर में कमजोरी थी और 10 डेमा से सपोर्ट लेके डे हाई पर। बट याद रखिएगा, मैं इसको इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि 9 जुलाई 2025 को जब फर्स्ट टाइम रिलायंस में ब्रेकडाउन आया था, 10 डेमा टूटा था, वो यही लेवल था। तो रिलायंस आज कुछ इंटरेस्टिंग कर रहा है और करीब 11.25 लाख का इंडेक्स ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से ये चीज गौर करने लायक है कि रिलायंस एक बड़ा कंट्रीब्यूटर बनता हुआ, और इसकी स्ट्रेंथ, इसके ऑप्शन स्टैट्स को प्लीज रीड कीजिएगा। दूसरा रखूंगा मैं मारुति। एक बड़े तेजी के फेज के बाद ये स्टॉक चला गया था पोस्ट अर्निंग्स थोड़ा सा कोलैप्स मोड में, फिर 50 डेमा को तोड़ा, फिर 50 डेमा को रीगेन किया, 10 डेमा को रीगेन किया और आज 20 डेमा को रीगेन किया। बहुत दिनों बाद एक कूलिंग ऑफ के बाद एक रीजनेबल कूलिंग ऑफ हुई टुवर्ड्स 50 डेमा, अब 20 डेमा को क्रॉस करता हुआ, और मैंने बहुत दिनों बाद अनुज इसमें इतना अच्छा डेवलपमेंट यानी ओआई एडिशन देखा है, वेल सपोर्टेड बाय लोअर पुट राइटर्स। तो नजर रखिएगा, बट आई थिंक थ्रेशोल्ड पॉइंट होगा 16,000 16,050। वो इसके लिए यकीनन एक थ्रेशोल्ड पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि वो 31 अक्टूबर से पहले इसका एक बेस भी था साइकोलॉजिकल और एज पर द ऑप्शन राइटर्स। तो हो गया मारुति, एक हो गया रिलायंस, और तीसरा हो गया, जरा प्लीज लिखाइएगा, बीएचईएल। एक बार फिर से कंसोलिडेट करने के बाद पोस्ट अर्निंग्स जो एक मूव आया था, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 सेशन कंसोलिडेट हुआ। असल में ये काफी ओवरबॉट था, बट अब थोड़ी सी कूलिंग ऑफ के बाद स्टॉक फिर इजेक्ट करने को तैयार, 3 रुपए ऊपर। महत्वपूर्ण बात है कि इस पूरे रन में 24 अक्टूबर से लेकर अब टिल डेट तक 2 बार फ्लैग का ब्रेकआउट है, एंड इट्स सेकंड टाइम अगेन स्क्रीन पे फ्लैग विजिबल है। तो ये 3 स्टॉक्स मेरे रडार पे रहेंगे। डिस्क्लेमर, इस चैनल का स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, बट फॉर इंडेक्स इट्स क्रिटिकल, क्योंकि इंडेक्स के सामने 26,000 का लेवल खड़ा हुआ है। अनुज, नो डाउट अबाउट दैट कि 26,000 को क्रॉस करना और ऐसे ग्लोबल एनवायरनमेंट में थोड़ा सा मुश्किल है, बट जिस प्रकार का लार्ज कैप का बिहेवियर है, लुक एट भारती अनुज, आज भारती ने एक बार फिर से ऑल टाइम हाई लगाया। रिलायंस, आप देखिए ऑटो, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर थोड़े से भी ग्लोबल मार्केट सपोर्टिव रहे तो ये ब्रेकआउट नवंबर की सीरीज में ड्यू लगता है। बिल्कुल लगता है वीरू, और मैं तो चाह रहा हूँ कि बस थोड़ा सा एक बार देखिए यूएस मार्केट में बस स्टेबिलिटी आ जाएगी, वो गिरना बंद कर दे, चलने की जरूरत नहीं है। ग्लोबल मार्केट में बस स्टेबिलिटी आ जाए, चलना भले ही ना करें वो, तो फिर वो हमारा ऑल टाइम हाई आ जाना चाहिए, और हो सकता है कि जल्दी आ जाए। अभी तो खैर देखिए यूएस मार्केट आज भी लग रहा है कि प्रेशर में होंगे वहां पर। जब एक मुझे बस थोड़ा सा चीज खटक रही है ना, वो नैस्डैक खटक रही है, क्योंकि वो जिस तरीके से एनवीडिया वगैरह में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो बेच रहे हैं ना, वो थोड़ा सा एक आपको सिर्फ वो है जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा हल्का सा, अगर आपको डरना चाहें तो एक तरीका ये हो सकता है कि अगर आप ग्लोबल मार्केट्स की इस चाल को नहीं समझ सकते तो मंथ एंड के ऑप्शंस के थ्रू, पुट ऑप्शंस के थ्रू अपने आप को हेज कर लें, लेकिन बने रहें इस मार्केट में। ये एक मेरा व्यू रहेगा। और आई थिंक जैसा आपने बोला कि ब्रेकआउट के हम काफ़ी करीब हैं, और आज का भी प्राइस एक्शन काफ़ी अच्छा है। बस एक तरीका ये हो सकता है कि आज का लो अब आपके लिए सिग्निफिकेंट स्टॉप लॉस हो सकता है। अब देखते हैं 26,000 के ऊपर हम वापस निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट ये रहेगा। 26,000 पर काफ़ी कॉल राइटिंग हुई है, आज सुबह हम डिस्कस भी कर रहे थे। 26,000 वैसे भी इंपॉर्टेंट लेवल है, तो लेट्स वेट एंड वॉच उसके ऊपर के ब्रेकआउट के लिए। श्रेया, चलिए आगे बढ़ते हैं अब शो में। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और ट्रेंडिंग स्टॉक्स लेंगे, कार्य का क्रम भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा सवाल फिजिक्स वाला आईपीओ को लेकर है। कल ग्रो की हम चर्चा कर रहे थे, आज फिजिक्स वाला की लिस्टिंग हुई 33% प्रीमियम पर, 145 पर लिस्टिंग, उसके बाद भी चला 162 तक गया। क्या दिखा रहा है फिजिक्स वाला, इनफैक्ट ग्रो भी? क्या ये टेक आईपीओ बूम आ रहा है, या फिर पहले तो फिजिक्स वाला पर आपका व्यू जानना चाहूंगे। देखिए स्टॉक मार्केट अजीब है ना, जो कहते हैं कि आईपीओ मार्केट में जो चला वो मिला नहीं, जो मिला वो चला नहीं, जो मिला और चला उसमें ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया नहीं, हाँ, है ना। ये वो वाला था आईपीओ। मैं आपको इसमें कुछ नंबर्स दिखाता हूँ। अगर आपने अप्लाई किया फिजिक्स वाला में और मोरलेस आपको पूरा अलॉटमेंट मिला होगा, रिटेल को 5,000 रुपये का मुनाफा, स्मॉल एचएनआई को 70,000 रुपये का मुनाफा, और बड़े एचएनआई को 3.3 लाख का मुनाफा सीधा लिस्टिंग पर।
स्टॉक मार्केट बहुत अजीब चीज़ है ना, मतलब लोग बड़े बड़े आईपीओ के पीछे भागते हैं, उन्हें मिलता नहीं है, फिर वो लिस्टिंग में चेज करते हैं। 2-3 एग्जांपल देता हूँ, टाटा टेक सबने चेज किया, बजाज हाउसिंग फाइनेंस सबने चेज किया, आज तक पैसा नहीं बना। ये किसी ने चेज नहीं किया, एक ही दिन में पैसा बन गया। मतलब एक सच सब उम्मीदों से ऊपर जाकर लिस्टिंग हुई। बहुत लोग कह रहे हैं कि शायद जो इनकी गुडविल है, इन्होंने जब वो स्टार्ट किया था विद नोबल इंटेंशन एट द टाइम ऑफ कोविड, उसका इनको फल मिल रहा है। जो भी है, मैं इस चीज़ को खैर कम समझता हूँ इसके लिए, लेकिन जो भी है, अगर मुझसे पूछा जाए कि पिछले 4-5 साल में अगर प्योरली लिस्टिंग के हिसाब से सबसे शानदार लिस्टिंग अगर कोई हुई तो मैं इसको कहूँगा, जहाँ पर सिर्फ 2 टाइम सब्सक्राइब आईपीओ जो एचएनआई में अंडर सब्सक्राइब हुआ, वो 45% गेन्स के साथ लिस्ट हुआ है। फिनोमिनल। बिल्कुल शानदार लिस्टिंग फिजिक्स वाला की, और आंकड़े आपके स्क्रीन पर है, शानदार लिस्टिंग उसके बाद भी चल रहा है। खैर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और घोड़े की रफ्तार और फिसडी स्टॉक्स एक वो चीज रह गई एक्चुअली, वो बार बार रह जाती है मुझसे, थैंकफुली मुझे आपने याद दिला दिया। रफ्तार के घोड़े में सबसे पहले तो फिजिक्स वाला ही है, ऑब्वियसली उम्मीद से कहीं बेहतर लिस्टिंग किसी ने नहीं सोचा था, उस लेवल की लिस्टिंग यहाँ पर हुई। उसके अलावा आप देखें जीएमआर एयरपोर्ट टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ 100 रुपए के ऊपर निकलने के बाद। यहाँ पर भारतीय एयरटेल शेयर, यहाँ पर भी काफी शानदार मोमेंटम और नए शिखर पर हाई, और फेडरल बैंक क्योंकि यहाँ पर काफी शानदार पॉजिटिव कमेंट्री रही। फिसड्डी शेयरों में मैं आज सिर्फ एक आपके सामने पेश करूंगा, वो है केन्स टेक का। ईएमएस शेयरों में लगातार मंदी का ट्रेंड है। एलएनटी की एंट्री के बाद से लगातार इसमें कमजोरी रही है, हमने बात भी की थी इसकी उस समय पर, और 6% के करीब आज इसमें वीकनेस है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जी, रफ्तार के घोड़े और फिसड्डी स्टॉक्स आपके स्क्रीन पर। अब ट्रेंडिंग स्टॉक